हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अकबर शाहजहाँ चांदनी महल में अपने नवरात्रों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा, फूल किसका अच्छा है, मिठास किसकी अच्छी है, पत्ता किसका अच्छा है और राजा कौन सा अच्छा है। किसी ने कहा कि गुलाब का फूल अच्छा सबसे बढ़िया होता है और किसी ने कहा कि कमल का, किसी ने कहा कि नज़र में गाय का दूध अच्छा होता है, तो किसी ने कहा ख्याल में बकरी का दूध, किसी ने कहा कि गन्ने का मिठास को पसंद करते थे, तो कुछ को तो खुद तो कुछ को शहद सबसे मीठा लगता है। किसी ने केले के पत्तों का गुनगुना किया तो किसी ने नीम के पत्ते का। राजा के बारे में भी लोगों को अलग अलग राय थी। एक ने तो शाहजहाँ अकबर की ही महिमा का पकान बनाकर डाल दिया, है ना। तो इस तरह शहंशाह अकबर को ये सब जवाब तो अच्छे लगे, लेकिन बीरबल अभी तक चुप थे। शहंशाह अकबर ने उनसे राय देने के कहा। बीरबल ने जवाब दिया, अलाम पनाहा फूल का कपास का उत्तम होता है, उसी से हम सबको तन ढकने के लिए कपड़ा प्राप्त होता है। दूध माँ का अच्छा होता है या उसे पीकर बच्चा फलता है। मिठास ज़बान की अच्छी होती है, पत्ता पान का सबसे बढ़िया होता है। पेश करने पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। पान का बीड़ा उड़ाना पर हर आदमी ईमानदारी से अपना वचन निभाता है और अल्मा पाना सबसे अच्छा राज इंद्र है। इंद्र की कृपा से ही आकाश में अमृत से अमृत बरसाता है। सभी लोग बीरबल की योग्यता का लोहा मान गए। शहंशाह अकबर ने खुश होकर बीरबल को ढेर सारी इनाम दी। होली का उत्सव था और विजयनगर के राजदरबारिया की उमंग का ठिकाना नहीं था, क्योंकि राजा कृष्णदेव राय होली के दिन मूर्खश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया करते थे। हर बार यही होता था। होली का उत्सव था। विजयनगर में राजदरबारियों की उमंग की कठिन ठिकाने नहीं था, क्योंकि राज कृष्णदेव राय होली के दिन मूर्खश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया करते थे। हर बार यही होता था कि होली पर मूर्खश्रेष्ठ का यहाँ पुरस्कार तेनालीराम अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के बल पर झटक कर ले जाता करता था। लेकिन इस बार कुछ दरबारियों ने मिलकर यहाँ योजना बनाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मूर्ख श्रेष्ठ का पुरस्कार। योजना बनाई गई कि चाहे कुछ भी हो जाए पर तेनालीराम को नहीं देने दिया जाएगा। योजना बनी कि तेनालीराम को इतनी अधिक भांग पिला दी जाए कि होली वाले दिन वह अपनी सुध-बुध खोकर घर में ही सोया रहे, राजदरबार में न पहुँच पाया। ऐसा ही किया गया। तरंग में तेनालीराम घर पर ही पड़ा रहा। दोपहर बाद तेनालीराम की तरंग कम हुई तो वह हड़बड़ कर उठा और उसी दशा में ही राजदरबार की तरफ दौड़ पड़ा। रंग से बुरी तरह रंग हुआ और बदहवास से तेनालीराम को जब हर राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में प्रवेश करते थे
देखा तो वो उसे डपट कर बोले, ये मूर्खता है तेनालीराम। एक तो तुम दरबार में विलंब से आ रहे हो और ऊपर से तुम्हारा हुलिया ऐसा है जैसे कोई बंदर दरबार में प्रवेश करा गया है। हमें तुमसे ऐसी मूर्खता की आशा नहीं है थी। राजा के मुख से ऐसा बात सुनकर तेनालीराम की आंखें चमकने लगी। वह बोला, ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी कि तेनालीराम आंखें चमकने लगी। वह बोला, क्षमा करें महाराजा, लगता है आज आप मुझसे जल रहे हैं तभी ऐसा कर रहे हैं। दरबारियों से पूछा लीजिए, वे मेरे बारे में ऐसा कभी ना कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? तेनालीराम की बात खत्म होती ही राजा पुरोहित उठाकर बोला, हम सभी महाराज की बात में समर्थन करते हैं। तुमने इस तरह दरबार में आकर सचमुच मूर्खता का काम किया है। सिर्फ मूर्खता नहीं, मूर्खता ही कही राजपुरोहित जी। महामंत्री ने तेनालीराम का उपहास उड़ाते हुए कहा, क्यों, मैं वास्तव में ही महामूर्ख हूँ महाराज? तेनालीराम ने रो हंसे स्वर में राजा से पूछा, हाँ, आज तुम सचमुच मूर्ख लग रहे हो। राजा कृष्णदेव राय ने हड़ता और क्रोध से भरकर कहा। अन्य दरबारियों ने भी राजा भी बात का अनुमोदन किया। अब तेनालीराम के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वह राजा से मुखातिब होकर बोला, महाराज, जब अपने और सारी सभा ने यह निर्णय कर लिया है तो फिर देर किस बात की है? इस होलिकोत्सव का मूर्ख श्रेष्ठ पुरस्कार मुझे प्रदान करके कृतज्ञ करें। अब सभी को समझ में आया कि तेनालीराम को क्यों सभी स्वयं को महामूर्ख कहलाने का लगा हुआ था। लेकिन अब क्या हो सकता है? राजा के साथ भी सभी दरबारियों ने निर्णय सुना दिया था। इसलिए होली के अवसर की सबसे बड़ी उपाधि कीमती उपहार सहित का एक बार फिर तेनालीराम को मिली और उसके विरोधी का एक बार फिर मुँह की कहानी पड़ी।